नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर सबसे पहले बात करते हैं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। तो शीतकालीन सत्र चल रहा और आज भी जेपीएससी के मुद्दे पर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। वहीं सदन में सीएम ने जेपीएससी मामले को लेकर विपक्ष को जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि वो पुरानी बातों को कुरेदना नहीं चाहते, लेकिन पिछली सरकार में 5 साल में एक भी परीक्षा नहीं ली गई थी। ये बात विपक्ष को याद रहना चाहिए। और यह पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा ली गई। जो बैकलॉग थे 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं को एक साथ खत्म करने की कोशिश की हमारी सरकार ने। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो बेवजह जेपीएससी के मामले को तूल दे रहा है। सरकार के कार्यकाल में भी उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने भी जेपीएससी की बातें उठाई और वो जेपीएससी का आज हंस रही है अध्यक्ष महोदय। उसके अध्यक्ष आज जेल में है, कई चीजें सीबीआई जांच के दायरे में है, कई लोग मतलब वो दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और इसी क्रम में जिन पर जांच है अध्यक्ष महोदय, वो लोग कार्यरत भी अध्यक्ष महोदय। नए तरीके से ये शुरू हुई अध्यक्ष महोदय। 5 साल में ना ये लोग ना एग्जाम दे पाए, ना एग्जाम दिया हुआ का रिजल्ट भी निकाल पाए अध्यक्ष महोदय। और अभी के जेपीएससी की स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय, ये राज्य में अध्यक्ष महोदय कहा जाए कि देश में ये पहली बार है अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े पैमाने पर जेपीएससी में बच्चों ने परीक्षाएं दी है। क्योंकि इस बार अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने जेपीएससी में जो अभ्यर्थी थे उनको फॉर्म भरने के लिए निःशुल्क हम लोगों ने लगभग उनके लिए आसान कर दिया था अध्यक्ष महोदय। इसमें बड़े पैमाने पर बच्चों ने अपना भविष्य आजमाने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें अध्यक्ष महोदय, ये पीटी का जो रिजल्ट आया है अध्यक्ष महोदय, कल ये जेपीएससी का विषय माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी ने कहीं इस विषय को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया कि जेपीएससी का मुद्दा गरमाया हुआ है। जेपीएससी है या जेपीएससी है उनको ये भी नहीं पता अध्यक्ष महोदय। अब इसमें सरकार की क्या गलती है अध्यक्ष महोदय, जब आज की स्थिति ये कि रिजर्व कैटेगरी के भी बच्चे सामान्य में जा रहे हैं, सामान्य कोटि के बच्चे कम उत्तीर्ण हुए हैं अध्यक्ष महोदय। ये पहली बार है जब आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग बड़े पैमाने पर बच्चों ने अपना किस्मत आजमाया है। और अध्यक्ष महोदय, इसमें जब आयोग से उनकी जिज्ञासा को संपुष्ट करने के लिए बुलाया जाता है अध्यक्ष महोदय, उसमें भी बच्चे नहीं शामिल होते अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब सवाल है, चूंकि आज हम सदन पर यह चर्चा कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जेपीएससी अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, निर्णय उसको लेना है अध्यक्ष महोदय। आज सरकार के हस्तक्षेप की वजह से कई आज जितनी जेपीएससीयां हुई है उन सब में प्रश्न चिन्ह लगा है अध्यक्ष महोदय। और इस जेपीएससी के एग्जाम में सरकार ने कोई भी हस्तक्षेप, कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया अध्यक्ष। माननीय 81 सदस्य यहां बैठे हैं, अगर इसकी कोई भी पुष्टि आप करा के दिखा दें कि किसी ने कोई आज इस एग्जाम को टेम्पर करने का प्रयास किया है, और आज सिर्फ जो आज कमजोर बच्चे, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी 2 अन्य सभी वर्ग जब आगे आ रहे हैं तो ये मनुवादी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय, भाड़े के लोगों को जवाब दे रहा है। आप सुनिए, मैंने सुनिए,
आप जवाब मांगे, जवाब दे रहे हैं। इनकी नियुक्ति का आलम ये है अध्यक्ष महोदय, इनकी आप जवाब मांगे, मान्य सदस्य जवाब दे रहे हैं, सुनिए, उसके बाद आपत्ति करिएगा। अभी जवाब सुन लीजिए। पुलिस की नियुक्ति इन लोगों ने कर दी अध्यक्ष महोदय, और ऐसा जवाब मांगे ना आप, मान्य सदस्य जवाब तो दे रहे हैं। सुनिए, जेपीएससी से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। आंदोलन करने वाले लोगों को बैकडोर से ये फाइनेंस करते हैं अध्यक्ष महोदय। अनाज पहुंचाते हैं, तेल पानी नमक पहुंचाते हैं, और ये अपने विश्व हिंदू परिषद के नौजवानों को धरना में बैठाते हैं अध्यक्ष महोदय। और सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी ने सदन के बाहर धरना दिया। जेपीएससी समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने सरकार से सवाल पूछा है। वहीं सदन के अंदर भी विपक्षी विधायक वेल में आकर हंगामा करते नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सदन के बाहर की, सदन के अंदर की। बाहर धरना, अंदर हंगामा। और शीतकालीन का तीसरे सत्र की तस्वीर कमोबेश ऐसी नजर आ रही है। हालांकि उम्मीद है कि सदन चले, चीजें हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन लग नहीं रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि जेपीएससी को लेकर विपक्ष के तेवर तल्ख है। वो जांच से कम पर किसी भी चीज पर मानने को तैयार नहीं है। सत्र है, 4 दिन हम लोग हाउस में आए, और 4 दिन से जो विषय बाहर भी और अंदर भी, हाउस के अंदर जितना गंभीर विषय है, शायद आप भी इसको गंभीर विषय मानते हैं जेपीएससी का मामला को, तो निश्चित रूप से जब पूरा हाउस बाधित हो रहा है, इतना गंभीर विषय है, बाहर भी अंदर भी, आप भी मानते हैं कि नहीं? पहले अध्यक्ष जी मानते हैं कि नहीं इसको गंभीर विषय? आज तो इसमें सदन नेता का आप बयान दिला दो कि वो जो विषय है इस पर उनका स्पष्ट बयान आना चाहिए। 4 दिन का सत्र है, 4 दिन हम लोग हाउस में आए, और 4 दिन से जो विषय बाहर भी और अंदर भी, हाउस के अंदर जितना गंभीर विषय है, शायद आप भी इसको गंभीर विषय मानते हैं जेपीएससी का मामला को, तो निश्चित रूप से जब पूरा हाउस बाधित हो रहा है, इतना गंभीर विषय है, बाहर भी अंदर भी, आप भी मानते हैं कि नहीं? पहले अध्यक्ष जी मानते हैं कि नहीं इसको गंभीर विषय? आज तो इसमें सदन नेता का आप बयान दिला दो कि वो जो विषय है इस पर उनका स्पष्ट बयान आना चाहिए। हालांकि बीजेपी जब सदन के बाहर धरना दे रही थी, तभी विधायक इरफान अंसारी और रणधीर सिंह के बीच बकझक भी देखने को मिली है। ये अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। हालांकि दोनों मित्र भी हैं, ये बात भी सर्वविदित है। इधर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मसले पर भी चर्चा हुई है। वहीं गिरिडीह विधायक सुधीर कुमार सोनू ने कहा कि जेपीएससी विवाद पर कहा कि सरकार सभी सवालों के जवाब देने को तैयार है, बशर्ते विपक्ष सदन को चलने तो दे। और इनके चुनावी घोषणा पत्र में भी था कि हम राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देंगे, और इन्होंने कई चुनावी घोषणाओं में भी किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम अपनी पहली कैबिनेट में राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। सरकार के बने हुए 2 साल हो गए, सरकार बिल्कुल भूल गई। पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं जेपीएससी में कदाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए गए, भारतीय जनता पार्टी को वही याद आ रहा है। आज अगर झारखंड के बच्चों की प्रतिभाओं को उचित सम्मान मिला है तो उनको तकलीफ तो होगी, और हम ये स्पष्ट मानते हैं कि झारखंडी हितों के पक्षधर और पैरोकार, हम लोग ये मानते हैं स्पष्ट रूप से कि झारखंड के संसाधनों पर पहला हक झारखंड के बच्चों का है। कई सभाओं में और इनके हालांकि दूसरी तरफ सदन में जेएमएम विधायक समीर मोहंती ने गर्मा धान की खरीद भी एमएसपी पर करने का सवाल उठाया, जिस पर कृषि मंत्री बादल पतलेख ने कहा कि गर्मा धान का उत्पादन कम होता है और एमएसपी सिर्फ खरीफ फसलों के लिए है। ऐसे में गर्मा धान के लिए अलग से एमएसपी तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है। गर्मा धान का फसल होता है, लेकिन यहाँ पर सरकार का खरीदने का कोई व्यवस्था नहीं है। हमको कहना है कि खरीफ फसल को जैसा सरकारी मूल्य में खरीदा जाता है, तो गर्मा फसल को भी उसी तरह का खरीदने का व्यवस्था करे, ताकि उसमें एक उत्साह हो और इसका खेती भी बढ़े। इसलिए सरकार से मेरा मांग है कि समर्थक मूल्य पर खरीफ फसल का खरीदने का व्यवस्था किया जाए और किसान को उचित मूल्य यहाँ पर प्राप्त करने का कृपा प्रदान किया जाए। कुल उत्पादन 51 लाख धान का होता है अध्यक्ष महोदय, जिसमें गर्मा धान 37,500 टन होता है महोदय। अध्यक्ष महोदय 51 लाख टन के
अगेंस्ट में 37,500 टन। यह अभी विषय प्रवेश करने दीजिए, उसके बाद ले लेते हैं एक एक करके सबका सूचना ले लिए। सर एक माननीय सदस्यगण ले लेंगे। माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में शामिल अनुदानों की मांगों पर आज दिनांक 20 दिसंबर 2021 को सभा के वाद विवाद और सरकार का उत्तर के निमित्त 2 घंटा यानी 120 मिनट समय उपलब्ध है। मैं कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य को 15 मिनट तथा सरकार के उत्तर के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित करते हुए शेष 85 मिनट का आवंटन निम्न प्रकार करता हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा सदस्य संख्या 30-31, भारतीय जनता पार्टी कराएं। ठीक है, उस पर जाएंगे ना, बाद में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सदस्य संख्या 25, आवंटित समय 27, भारतीय कांग्रेस पार्टी 16, समय 16 मिनट, झारखंड विकास मोर्चा 3 मिनट, आजसू पार्टी 2 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 1 मिनट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले 1 मिनट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1 मिनट, निर्दलीय 2 मिनट, मनोनीत 1 मिनट। श्री अमर कुमार बावरी, आइए बोलिए सूचना। जैसा कि आपको भी जानकारी है अध्यक्ष महोदय, यह सरकार ने ब्लड पे टैक्स लगाने का काम किया है अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये जो सरकार है अध्यक्ष महोदय जो उधर बैठी हुई है, इन्होंने नारा दिया है कि तुम मुझे खून दो मैं उस पर टैक्स लूंगा और उस टैक्स के पैसा से फॉर्चूनर खरीदूंगा और वह फॉर्चूनर पर हमारे ये निकल मंत्री बैठेंगे। यह ऐसा सरकार ने पूरा गरीब का ही बात कर रहा है अध्यक्ष महोदय। ब्लड पर यह टैक्स लगाना, ब्लड पर अमर कुमार गौरी जी अपना हो गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अभी बोलने दीजिए। हमेशा ऐसा डिस्टर्ब मत करिए, बेचारा बोलने के मुख में खड़ा है माननीय सदस्य, बोलने दीजिए। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, चलो बोलने दीजिए। बोलिए अमर बाबू। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद, आपने कटौती के प्रस्ताव पर रखने के लिए मुझे अनुमति दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था सुनेंगे? बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य श्री भानु प्रताप शाही जी ने सारे, अरे भैया सुन तो लीजिए, आप ही के पक्ष में बोल रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य भानु प्रताप शाही जी ने हमारे सारे माननीय मंत्रियों को निकम्मा कहा अध्यक्ष महोदय। तो क्या यह मान लिया जाए कि हमारे सत्ता पक्ष के सारे मंत्री निकम्मे हैं? अध्यक्ष महोदय, बोलिए संसदीय महोदय, इस तरह बात नहीं करना चाहिए, हर संविधान परंपरा के खिलाफ है। जो है निकम्मा जो ठीक है, चलिए अमर बाबू, चलिए। उसको माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपको, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव रखने की अनुमति दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार अपनी अनुपूरक बजट लेकर के आई है और इस अनुपूरक बजट में इन्होंने पैसे का डिमांड किया है। महोदय, ये राज्य में अभी जो ज्वलंत विषय है वो जेपीएससी का है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले हाथ में
अपना एक तरफा बयान और बड़ी गंभीरता से हम सब लोग सुन रहे थे और पूरा झारखंड सुनना चाह रहा था कि भाई इस जेपीएससी के ज्वलंत मुद्दे पे मुख्यमंत्री जी कोई एक ऐसा जवाब देंगे जो सभी के लिए ग्राह्य होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने जेपीएससी की गड़बड़ियों की ओर तो इशारा किया, उन्होंने सीबीआई जांच की ओर भी इशारा किया, उन्होंने भविष्य भी बता दिया कि पिछले बार कुछ जो गड़बड़ियां किए थे उसे अध्यक्ष जेल के अंदर है, तो उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि ये भी जेल के अंदर होने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय रूपा तिर्की की हत्या को डिफेंड करने का ही सरकार काम कर रहे थे। इस सरकार में बैठे हुए मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री रूपा तिर्की के हत्या को डिफेंड करने का काम कर रहे थे। सीबीआई जांच को नहीं देने का भी वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन कानून का न्याय ऐसा है कि उसका सीबीआई जांच चला गया है और अच्छे अच्छे लोग सांसद में पड़े हुए हैं, अभी बहुत भय में है कि उनका क्या होने वाला है। उसी तरह से जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हुई है, वो जेपीएससी की गड़बड़ियां को भी जितना भी डिफेंड करने का प्रयास करें, लेकिन वो डिफेंड होने वाला नहीं है। उस गड़बड़ियों को एक दिन पर्दाफाश होगा और उसकी भी सीबीआई जांच होगी ही होगी। सरकार चाहे चाहे नहीं चाहिए, सीबीआई जांच होगी और इसी से उसका मामला सामने आएगा। आज आप कह रहे हैं कि भाई बाहरी लोग ज्यादा हो गए इसलिए बाहर निकल गए, इसलिए इसका पेट में दर्द हो रहा है। कल जिन लोगों पे आपने आरोप लगाया वो सारे लोग हथियार अपना लेकर के बैठे हुए थे और सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग को इसका जांच होना चाहिए, बताना चाहिए। आप बोल रहे हैं गड़बड़ियां क्या है, थोड़ा सा बताएं। 81 विधायक में से कोई हम लोगों का नहीं है जिसमें इस गड़बड़ियों में संलिप्तता पाया जाए। हम लोगों का कुछ नहीं। अगर यदि आपको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई संलिप्तता नहीं है, तो जांच कराने से क्यों भाग रहे हैं? आप किसकी जांच को रिपोर्ट के रूप में पेश कर रहे हैं जो इसमें खुद गड़बड़ियां की है? आप कह रहे हैं कि बाहरी लोग इसमें ज्यादा पेट दर्द दे रहा है। जिस अमिताभ चौधरी को आपने जेपीएससी का चेयरमैन बनाया है, उनका क्या खतियान देख करके उनका चेयरमैन बनाया है क्या? उनसे देख लीजिए खतियान कि भाई वो बाहरी है ना भीतरी है। आदरणीय स्टीफन दा यहाँ बैठे हुए, आदरणीय लोबिन अबरन जी बैठे हुए, उन लोगों ने भी जेपीएससी की गड़बड़ियों को और चिन्हित किया, दिखाया कि भाई इसमें गड़बड़ियां हुई है। और डे फर्स्ट से गड़बड़ियां पकड़ में आ गई है। डे फर्स्ट से संजोग आप कहते हैं कि भाई पहले जब गड़बड़ियां पकड़ में आई, साहेबगंज जिला जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधित्व करते हैं, लोहरदगा जिला जहां से माननीय अपने रामेश्वर उरांव जी अपने माननीय वित्त मंत्री जी प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस और जेएमएम का तो 2 प्रतिनिधित्व आ ही गया, आरजेडी का 1 है, उसका लेना देना क्या मतलब है? उनको छोड़ दिया, दोनों तो बांट ही लिए हैं आप लोग। 253 में दोनों ने बांट करके ही आप लोगों ने काम प्रारंभ किया। ये संजोग नहीं, प्रयोग का विषय है और प्रयोग करने के लिए एक है जिन पे करप्शन के चार्जेज है। अमिताभ चौधरी जी पर करप्शन के चार्जेस थे, अपने जमशेदपुर के कोर्ट में करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं। उसी को फ्री एंड फेयर आप परीक्षा लेने के लिए जेपीएससी का चेयरमैन बनाए हुए। आप कहते हैं राजनीतिक इसमें कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है। जो उनके सदस्य है वो आपके पार्टी के प्रवक्ता की धर्मपत्नी है, ये संजोग नहीं है। ये आपने जानबूझकर बनाया है उनको उपकृत करने के लिए। दूसरे जो सहयोगी है, जो सदस्य है, वो आपके जो यहाँ मंत्री बैठे हुए हैं उनके सहयोगी है, उनके समकक्ष है। महोदय, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जेपीएससी में आपका कोई दखल नहीं है। जेपीएससी में आपका दखल है, आपका कोई मंशा का परिपूर्ति करने के लिए उस अध्यक्ष को वहां बैठाया गया है और जिसका पर्दाफाश बेफस से छात्रों ने करना प्रारंभ किया। एक सीरियल वाइज जिस तरह से नंबर आए, पहले आपने उनको संजोग बोल करके दरकिनार करने का कुचेष्टा किया, प्रयास किया। जब बच्चों ने सारी चीजों को सामने लाने का काम किया, जब ये पर्दाफाश होने लगा, तब आपने गलतियां एक्सेप्ट करनी प्रारंभ की, मानवीय गलती करके। भाई मानवीय भूल हो गई। अब ओएमआर सीट जो है उसकी जांच मशीन करते हैं, लेकिन आपने मानवीय भूल उसको कर दिया। जब आप उसके बाद पकड़ में आए तो 49 बच्चों का जो परीक्षा को रद्द कर दिया बिना बोलते हुए। पहले आपने नैसर्गिक न्याय कह करके उनको पास करने का, डिफेंड करने का काम किया। वहां भी जब फेल हो गए तो फिर उनको भी आपने बाहर निकाल दिया, बोले नहीं चलेगा, इनको निकाल दिया। और कितनी गड़बड़ियां आपके पकड़ में आएगी जब जाकर के आप इसको जो है जाकर के आप इसको जांच के अंदर बैठाएंगे। आप कितनी बार सिर्फ और सिर्फ एक ही कहा कि आप भीतरी सरकार है, बाकी लोग बाहरी सरकार है। आप जब बात करेंगे तो यहाँ मूलवासी की बातें होगी, हम जब बात करेंगे तो वो हमारे बाहरी की बातें होंगी। ये जो समाज को आपके जब संवैधानिक पद पर बात करके एक मुख्यमंत्री जी जब इस तरह से संविधान को बांटने के लिए ऑफिशियल रूप से जब इस तरह का वक्तव्य देते हैं, तो हमको एक चिंता करना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है और हमारे संविधान की रक्षा कौन करेगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बाहरी भीतरी करके भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचार, आदरणीय गुरु जी के आप पुत्र हैं,
जिन्होंने झारखंड के आंदोलन को किया है, आप सब लोगों को माना है, तो इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन जब आपके सिपाही सलाह और जब आपके जो देने वाला, जो सलाह देने वाले लोग हैं, उसको जब आउटसोर्स करेंगे पैसे के माध्यम से, और वो आएगा और देश की राजनीति में, बंगाल की राजनीति और दिल्ली की राजनीति के हिसाब से आपको बोलेगा कि आप इस तरफ से आगे बढ़िए तो आपकी ख्याति ज्यादा बढ़ेगी, तो गड़बड़ियां तो होनी ही है। आप खुद से यदि विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गड़बड़ियां क्या है। और सरकार यदि इस गड़बड़ियों से डरी हुई नहीं है तो फिर रात के अंधेरे में चुपचाप बच्चों को पुलिस के बल पर उठा करके जेल में बंद करने का काम क्यों कर रही है? अगर यदि ये गड़बड़ियां, यदि इनकी संख्या 2-5 ही है और गड़बड़ियां नहीं है, तो उनको जेल में डालने का बंद आप काम क्यों कर रहे हैं? अगर यदि गड़बड़ियां नहीं है तो आप वक्तव्य को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसी तरह से सिर्फ वक्तव्यों को घाल में जवाब दे करके स्पष्ट रूप से जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है कि नहीं है, अगर यदि गड़बड़ी नहीं हुई है तो 49 बच्चों का परीक्षा क्यों रद्द किया गया? अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो क्यों जो हम लोगों ने आज हमारे माननीय विधायक अमित कुमार मंडल जी, उन्होंने सदन से जानना चाहा, बताया बाकायदा प्रमाण के साथ, जो भाई ये जो अपना ये जो रोल नंबर है 52236888, इसको 230 अंक मिले और उसको 10 घोषित किया गया है। जबकि उसी जगह पे एक अभ्यर्थी है जिसको 250 अंक मिले, लेकिन आपने उसको घोषित नहीं किया, उसको 10 घोषित नहीं किया। तब आप कहते हैं कि ओएमआर सीट गायब कर दिया गया। ओएमआर सीट गायब नहीं हुआ होगी, मैं बताना चाहता हूं, ओएमआर सीट गायब नहीं हुआ, ओएमआर सीट को गायब किया गया। क्यों? क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी ने इतने मजबूती के साथ उठाया है कि लोगों को मालूम है कि उनके गिरफ्तार तक के साथ पहुंच जाएगा और उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। जो पदाधिकारी बैठा हुआ है इसके चेयरमैन में, वो खुद पुलिस का पदाधिकारी रहा, और जब वो पुलिस का पदाधिकारी रहा तो उनको सारे देश मालूम है कि कहां हम फंसने वाले हैं, और सारे साक्ष्यों को मिटाने का काम किया जा रहा है। और नैसर्गिक न्याय यह कहता है कि जो कल्प्रिट है उसके गिरफ्तार तक सरकार कानून का कंधे हाथ पहुंचे, और इसलिए अविलंब अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करके जेपीएससी की जांच सीबीआई से कराई जाए, ताकि इसके जो नहीं तो जितने दिनों रहेंगे, जितने दिनों सरकार रहेगी, साक्ष्यों को डे बाय डे मिटाने का काम किया जाएगा, और इसके जो कल्प्रिट है वो कभी सामने नहीं आ पाएंगे। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र झारखंड के अंदर हुआ। 4 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 4 लाख बच्चों में क्या 4 लाख बच्चों को आपने फ्री एंड फेयर उसको दिया क्या मौका? आपने नहीं दिया मौका। आपने अपने लोगों को उसमें लगाने के लिए, उसमें उत्तीर्ण कराने के लिए पूरा ताना बाना, पूरा आपने एक पूरी कवायद तय कर ली, और इसीलिए आपने अमिताभ चौधरी जी को, श्रीमान अमिताभ चौधरी जी को अपने जेपीएससी का चेयरमैन बनाया। इसलिए हुजूर, हम सब का एक ही मांग, एक ही डिमांड है कि हम सब लोग मिलकर के चाहते हैं सदन के अंदर आप यहाँ पे यदि आप निष्पक्ष रूप से यदि सबका मंतव्य चाहेंगे तो सभी लोगों को मालूम है। मैंने पहले भी कोट किया आदरणीय प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी, मैंने उनका साक्षात्कार देखा है, माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी का। इन लोगों को मैंने कहते सुना है कि प्रथम दृष्टया ही जेपीएससी में घालमेल दिख रहा है, और लोगों को एक चाहिए कि भी इसकी जांच करा करके, आप अगर पाक साफ है तो इसकी जांच सीबीआई से करा के, क्योंकि लोकल बॉडी में जो पदाधिकारी वहां बैठा हुआ है उस पदाधिकारी का प्रभाव है, वो सारे पुलिसकर्मी जो भी जांच करेंगे उनके ऊपर उनका प्रभाव है। जांच से सच्चाई नहीं आएगी, इसलिए सीबीआई का जांच हम लोग ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। सीबीआई की जांच सही में न्याय दिलाने के लिए, उन बच्चों को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार लेकर के आई है अपने बजट, अनुपूरक बजट के लिए। हकीकत यह है कि पूरे सरकार की जो पूरी राशि अभी तक खर्च हुई है, हम लोग दिसंबर के महीने में है, वो 25% से भी नीचे है। विभागवार हम लोगों ने देखा है तो और भी कम है, 4%, 5%, 8%। पर्यटन खनन नहीं पर्यटन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरुआत में बहुत बड़ा आपका नारा था, वही राज्य के अंदर अब खनन नहीं होगा, पर्यटन को हम लोग बनाएंगे। और पर्यटन में जो बजट अभी तक आपने खर्च किया है वो सिफर है, 0.00%। इसी तरह सारे विभागों का 1% है वहां पे, सारे विभागों में परसेंटेज है। क्यों? और पैसा मांग रहे हैं क्यों? क्योंकि सारे पैसे आएंगे तो मार्च सामने है, और मार्च लूट कोई नई विषय नहीं है। मार्च लूट का विषय बहुत पुराना है, और मार्च लूट का विषय करके सारे पैसों का घालमेल करके आप लेकर चले जाएंगे, इसी के लिए ये पैसा मांगा जा रहा है। महोदय, अभी आपने नियुक्ति का वर्ष बताया, ये वर्ष रहेगा नियुक्ति का, वर्ष खत्म होने के लिए आ रहा है, अभी तक आपने नियुक्ति का वर्ष नहीं किया। जितने भी
आपके साक्षात्कार के लिए तैयारी किए हुए थे, जितने भी आपने एग्जामिनेशन डिक्लेयर किए हुए थे, वो सारे एग्जामिनेशन को आप लोगों ने रोल बैक कर लिया, सारे एग्जामिनेशन को रोल बैक कर लिया। हमारे पंचायत सचिवालय के लोग सब अहर्ताएं पूरी कर गए। आप कहने के लिए कुछ भी कह जाते हैं महोदय, और आपको नोटिस इसलिए करता है क्योंकि आप पद पे बैठे हुए हैं। आप अगर उस पद पे नहीं बैठे ये सारी बातें करते हैं तो लोग कहता है कि इनका मानसिक संतुलन बढ़ा हुआ है, इनको छापने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नोटिस, आपका अखबार, आपका प्रिंट मीडिया, आपका सोशल मीडिया सिर्फ इसीलिए आपको तवज्जो दे रहा है, आपकी बातों को ग्रहण कर रहा है या स्थान दे रहा है क्योंकि आप उस पद पर बैठे हुए। अगर उस पद पर आप नहीं बैठे रहते तो इन सारे बातों का आपका कोई नोटिस ही नहीं करता। आप कहते हैं कि भाई पंचायत सचिवालयों को क्या, जब कोर्ट से उन लोगों ने ले आया, जब वो सारी अहर्ताएं पूरी कर लिया है, आपने तो उनको नौकरियां नहीं दी। भाई जो 11 जिलों में 25% शिक्षक जो सीधी बहाली के लिए खड़े बैठे हुए हैं, आपके समक्ष 2 महीने तक आपके प्रोजेक्ट भवन के सामने 2 महीने तक वहां उन लोगों ने छठ भी किया, दिवाली भी किया, आपने उनके तरफ थोड़ा भी एक बार ध्यान भी नहीं दिया। उनको कहा कि 15 नवंबर जो है ना स्थापना दिवस के बाद हम आपको कर लेंगे, और उनको उठा करके भेज दिया। क्या ये राज्य की सरकार सिर्फ और सिर्फ संख्या के दबाव पर ही काम करेगी? आपके वोटों की संख्या ज्यादा है तो आप उसी लिए सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को, सभी मान्यताओं को आप दरकिनार करके उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा आपने प्रारंभ कर दी। उर्दू को आपने रखा, जेएसएससी में उर्दू को आपने रखा, लेकिन हिंदी को, अंगिका को, अपने मगही को, ये सारे विषयों को आपने गौण कर दिया। सारे विषयों को गौण करके आपने हटा दिया। जब अमित जी ने इसका जानकारी मांगा तो आपने कहा कि भाई इसकी कोई गणना ही नहीं हुई है। जब इसकी गणना नहीं हुई तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो भाषा है, क्या उनकी गणना हुई है क्या, जिसके आधार पे आपने उसको टेकअप किया है, उसको लेने का काम किया है? ये दृष्टिकोण सीधे तौर पे ये दिखलाता है कि आप एकदम पहले से पूर्वाग्रही है कि भाई हमको इसी लाइन पे, इसी हार्ड लाइन पे अपने वोट बैंक जिससे हम सत्ता में बने रहे, उसी के लिए काम करने के लिए हमको आगे बढ़ना है। और इसके लिए यदि कोई अल्पमत में है, किसी की संख्या कम है, अगर यदि मगही बोलने वाले का एक पॉकेट में स्थान है, अगर अंगिका बोलने वाले का एक पॉकेट में स्थान है, मैथिली बोलने का वाले का एक पॉकेट में स्थान है, तो आप उसको मनुष्य के रूप में, उसको एक मानव के रूप में आप उसको तो चिन्हित ही नहीं करना चाहते हैं। जब विपक्ष इसकी आवाज उठाता है तो आप कोई भी उठाएगा तो उसको बाहरी की संज्ञा दे देंगे, कहेंगे कि मनुवादी है, आप कहेंगे तो मूलवादी, हम कहेंगे तो मनुवादी। ये बांटने की राजनीति करके आप कितने दिन सत्ता में रहेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको याद करना चाहिए कि जब आप सत्ता में नहीं थे तब आप ही ने कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे। आप ही ने कहा था कि अगर नौकरी नहीं दे पाए तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता देंगे, 5,000 7,000 हर महीने बेरोजगारी के भत्ता देंगे। वहां से जब निकल करके आया तो आ गया कि भाई साल में 5,000 और 7,000 देंगे। अब वहां से निकल करके आया तो भाई टेक्निकल लोगों को देंगे, सबको नहीं दे, टेक्निकल लोगों को देंगे। 5,000 7,000 का भत्ता देने के नाम पे पैसा तो किया विभाग के पास, लेकिन विभाग के पास पैसा किया एक भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। लोगों ने अपना पैसा खर्च के बेरोजगार वो जाकर के अपना जो है नियोजनालय में अपने सारे सर्टिफिकेट जमा किए, और आज जो है वही पैसा वापस रोल बैक करके विभाग को वापस कर दिया गया। माने इस तरह से लोगों के साथ छल, इस तरह से धोखा, और इस तरह की बातें जहां से आप कहेंगे कि भाई पारा टीचरों को हम परमानेंट करेंगे, सहियाओं को परमानेंट करेंगे, अनेक भाषणों में आपने कहा है। आज जब भानु जी ने प्रश्न किया तो आपने कहा कि भाई हम लोगों ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, हमने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है कि किसी को परमानेंट करेंगे। पारा शिक्षकों के लिए आप पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन वो वेतनमान मांग रहे थे, आपने मानदेय बढ़ाया। आपने कहा कि नाम बदल दिया, अगर नाम बदला है तो सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का काम करेंगे क्या? सहायक अध्यापक क्या होता है? सहायक शिक्षक इसलिए कि जो सहायक शिक्षक है उन लोगों का ऑब्जेक्शन है कि इनको सहायक शिक्षक नहीं कहा जाए, इसलिए ने आपने शब्दों का हेराफेरी करके उसको सहायक अध्यापक बना दिया। ये सारी चीजें जो है ना सिर्फ और सिर्फ छल, प्रपंच, और ये सारे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सारे विषय लाए गए हैं महोदय। ये सरकार शुरू डे फर्स्ट से छल कर रही है। ये सरकार ने कहा कि हम आते हैं साथ नियोजन नीति को ठीक करेंगे। 2 साल हो गए, कोरोना के लिए आपने कोई सड़क नहीं बनाई तो समझ में आता है कि एक छठा सड़क नहीं बना है। साहेबगंज में अपने राजमहल के विधायक जी बैठे हुए हैं, आलमगीर साहब का ऐसा आलम है, ये जुल्मो सितम है ना आलम है क्या साहब, कि आप जो 2 साल में अभी 5 किलोमीटर सड़क दिए हैं।
हम लोगों ने 5 साल में डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, 5 साल में 22,000 किलोमीटर सड़क नीलकंठ साहब यहाँ बैठे हुए हैं बनाया था। पूरे 14 साल में 22,000 किलोमीटर सड़क बनी थी, सिर्फ 5 साल में बनाया था। आपने सभी के लिए बनाया था। कोई ऐसा नहीं है जिसमें आपकी गाड़ियां चल रही है। आप जितने बिजली के तारों का उद्घाटन कर रहे हैं वो सारे हम लोग, इसमें कोई छिपा हुआ नहीं है साहब। आपने कुछ भी नहीं किया है। ये आपका बजट का जो है पूरा प्रतिशत बता रहा है, आप कुछ नहीं किया है। आपने सिर्फ छोटी जो बाजी और सिर्फ वक्तव्य देने का काम किया, लोगों को लड़ाने का और लोगों को भड़काने का काम किया है। आपने कुछ नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में, इस सरकार की जो उम्मीदें आपने बांधी थी और सारी उम्मीदों का आपने पर्दाफाश कर दिया। आपने और सरकार सारे लोग पहचानने में आ गए। बच्चों को आपने नौकरियां छीन ली, उनको मौकों से वंचित कर दिया, उनको घर में बैठने के लिए वंचित कर दिया, उनको लाठियों से पिटा रहे हैं, उनको गोलियों की धमकी दी जा रही है, राजनीतिक हत्याएं की जा रही है, विहिप का नाम ले रहे हैं। अभी खलारी में एक युवक की हत्या कर दी गई। पर डे यहाँ आंकड़ा है 2000 जब से आपकी सरकार आई है तब से पर डे 5 हत्याएं हो रही है, पर डे बलात्कार की घटनाएं हो रही है। ये सारे मिलकर के मर्डर 3,486, डकैती 224, रॉबरी 1,271, टोटल रेप 3,152। ये आंकड़े हैं महोदय, डराने वाले आंकड़े हैं। पूरे देश के अंदर झारखंड सेकेंड लार्जेस्ट क्राइम का, हर क्राइम का ये स्थान रहा है। आप इतिहास लिख रहे हैं, आप निश्चित रूप से इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से नहीं लिखा रहा है। ये इतिहास काले अक्षरों में लिखा रहा है और इतिहास बताएगा कि काला इतना काला रहेगा कि आपका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, कोई आपका नाम लेने वाला नहीं रहेगा। सत्ता के हाथी को हमेशा मतमान होता ही है। आपको भी सत्ता का सुरूर चढ़ा है। 2 साल में आपने जो है ना नियोजन नीति का नियम ही नहीं बनाया। उसके लिए कहीं किसी जगह जाने की जरूरत नहीं थी। आप बंद कमरे में बनाने वाले थे। आपके अधिकारी, आपके पदाधिकारी और आपकी नीयत साफ रहती तो आप इसको करते, लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि 2014 के पहले 14 महीना पहले हेमंत जी ने उस समय के अर्जुन मुंडा जी की सरकार से समर्थन वापस लिया था। किस कंडीशन पे वापस लिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग नियोजन नीति और स्थानीय नीति को परिभाषित करेंगे। लेकिन 14 महीने में ना उन्होंने नियोजन नीति बनाया, ना स्थानीय नीति बनाया, ना उस 14 महीने बनाया है, ना इस 5 साल में बनाएंगे, क्योंकि झारखंड के लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक ही समझते हैं। कभी भी इसको आगे बढ़ाने का काम ये नहीं करेंगे महोदय, ये कभी नहीं कहेंगे। संथाल का विकास हो, संथाल परगना के लोगों का विकास हो, उनके जीवन में उत्थान हो, उन्नयन हो, ऐसा ये कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका विकास हो गया, उनके ज्ञान के चक्षु खुल गए तो इनका पर्दाफाश ऐसा होगा कि कोई इनका वोटर नहीं रहेगा। महोदय तर्कस में शब्दों का, अगर शब्दों का तीखा तीर है तो चला सकते हैं, लेकिन समय आपका करीब समाप्त हो चुका। छोड़ देंगे सर, आप बोलिएगा जैसे छोड़ देंगे, आप बोलिए। महोदय आज तक ये सरकार 75% स्थानीय को नौकरी देंगे, ऐसा बिल आपने पास कर दिया। आपने कहा कि भाई यहां सब स्थानीय लोग ही पास हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार आज तक ये बताने में विफल रही है जिस व्यक्ति के नाम पर हम ये कर रहे हैं, माने उल्लास मना रहे हैं, जिसके बारात में हम लोग गए हैं, जिसके बारात में आप हमको बोल रहे हैं कि भी मुर्गा खाइएगा, आप खाइएगा रसमलाई, लेकिन दुल्हा तो कौन है ये नहीं बता रहे। भाई दुल्हा कौन है? हम जिसके बारात में आए दुल्हा कौन है? स्थानीय कौन है? सरकार अभी तो बता ही नहीं पाई कि स्थानीय कौन है। कौन है झारखंडी? किसको आप झारखंडी मानते हैं? मैट्रिक वाले को ही झारखंडी मानते हैं तो सरकार को बता देना चाहिए कि भाई जो मैट्रिक किया है वही स्थानीय है। आपने जवाब दिया है, आपने विनोद सिंह जी ने प्रश्न किया था, आपने जवाब दिया है कि भाई जो यहाँ के मूलवासी आदिवासी जो आरक्षण श्रेणी में नहीं आते हैं और कहीं बाहर में यदि उन्होंने परीक्षा पास किया है तो उसको स्थानीय नहीं माना जाएगा। एक कैसा न्याय है सर? एक कैसा न्याय है? अंधेर नगरी चौपट राजा वाला न्याय है महोदय। आप यहाँ के झारखंडियों को, मूलवासियों को, खतियानधारियों को भी नहीं मानना चाह रहे। आप क्या कर रहे हैं ये आपको समझना चाहिए, आपको बताना चाहिए। जेपीएससी के मामले को लेकर के जिस तरह से आप बौखलाहट दिख रहा है और जिस तरह से 5 लाख नौकरियों की घोषणा करने के बाद आप नहीं दे पा रहे हैं, और जब लोगों का दबाव पड़ रहा है, युवाओं का दबाव पड़ रहा है, तब आप मुर्गी और अंडा बेचने के लिए उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुर्गी और अंडा, एक युवा का हम लोग साक्षात्कार देख रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई आप हमको क्यों सिखा रहे हो, हमने पीजी किया, ग्रेजुएट किया, हम क्या करेंगे तो हमको है।
आप 5 लाख नहीं, 5 लाख 1%, 5,000 ही यदि आप नौकरी निकाल दीजिए। मुझ में अगर मेरिट है तो मैं पास करके आऊंगा, लेकिन आप तो कोई नौकरी निकालने का कोई काम ही नहीं कर रहे हो। जो ना स्थानीय नीति बनाया, ना नियोजन नीति बनाया, नौकरी देंगे कैसे? मान्य सर हुजूर, मेरा ये कहना है, मेरा सीधा सीधी कहना है हुजूर, जैक में अभी तक आपने अध्यक्ष का चयन नहीं किया। आपने अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट इसका अभी घोषणा किया है, अधिसूचना घोषणा नहीं किया। कहा नोटिफिकेशन हुआ है? नोटिफिकेशन रोक दिया गया है महोदय। संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति ऐसी है, बालू पे बड़ी बड़ी बातें करते थे। देखिए, बालू पे कार्रवाई होने के लिए गढ़वा में एसडीओ के ऊपर गाड़ी चढ़ाया जा रहा महोदय। बालू की लूट ऐसी है कि एसडीओ के ऊपर गाड़ी चढ़ाया जा रहा है, उसकी हत्या के प्रयास किए जा रहे हैं। हुजूर, हर सरकार पोस्टिंग पैसा लेकर के हो रहा है, लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में, और सिर्फ पोस्टिंग नहीं हो, लाइफ टाइम रिचार्ज नहीं है महोदय। हर 3 महीने में उसको टॉपअप भराया जा रहा है। ये छिपा हुआ नहीं है, टॉपअप भराइए तब आप रह पाइएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हो रही है इसको कोई ये नहीं है। मान्य सर, आप एक मिनट में खत्म कर रहे हैं महोदय, 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं महोदय। आज इस तरह से जो भयावह स्थिति प्रशासन में भी है, प्रशासन की भी पकड़ इतनी ढीली हो गई है, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। रामगढ़ में एसपी से डीएसपी लड़ता है अपने क्षेत्राधिकार के लिए, उसके लिए कोर्ट जाता है और कोर्ट से फिर उसको मिलता है ऑर्डर। सिमडेगा के अंदर एसपी और दरोगा के बीच में वार्तालाप होता है, सार्वजनिक होता है, पैसे के लिए होता है और वो सार्वजनिक होता है। यहाँ अपने आपके लातेहार के डीसी सार्वजनिक रूप से कहते हैं बंधु जी वहां जाते कार्यकारी अध्यक्ष, आप क्यों आते हैं? वोट हमारा है, वोट आपका है। हो गया इस तरह के कार्य मान्य सदस्य जा रहे हैं, कमीशन हजारों किया जा रहा है, हो गया, सारी चीजें बेची जा रही। महोदय, मेरा ये कहना है, इस राज्य सरकार को एक हो गया मान्य सरकारी नहीं, आम जनता के पैसा का लूट है। खून पे जिस तरह इन्होंने किया है, खून पे जिस तरह से जिसे अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य, आप बाद में लेंगे मान्य सदस्य, जब शुरू हुआ है आपने सारा बात अपना रखा तो जरा धैर्य रहिए, उन तरफ से भी बात आने दीजिए। सूचना ले लेंगे, आपका सूचना ले लेंगे, आपका सूचना ले लेंगे, हम ले लेंगे आपका सूचना। आप उनको, उनका नाम मैं पुकार दिया हूं, आसन से उनका नाम जब पुकार दिया हूं, उनको बोलने दीजिए, फिर आपका सूचना ले लेंगे, अभी समय है तो। चलिए अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सरकार के द्वारा जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, ये राज्य बने 21 साल पूरा होने जा रहा है महोदय, और 21 साल के दरमियान में 15 साल से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार चलाया। सुनिए राजा, सुनिए, धैर्य से सुनिए। अरे सच्चाई, अरे यार देखिए, आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मान्य सदस्य बोल रहे थे, भानु जी, मान्य सदस्य सुनिए, आप लोग जब बोल रहे थे तो सारे लोग आपका बातों को ध्यान से सुन रहे थे, ध्यान से। आप लोग भी सुनिए, सुनना चाहिए ना यार, सुनना चाहिए। बोलिए महोदय, ये 21 साल के दरमियान में, अरे सुनिए ना भाई, अरे भाई सच्चाई, एक आदिवासी है, मैं आदिवासी में सही बात बोलूंगा, आप निश्चित रहिए। महोदय, 21 वर्ष के अंदर में ये 15 वर्ष से ज्यादा इन लोगों ने सरकार चलाया महोदय, ये सत्ता इन लोगों के हाथ में रहा। तो महोदय, ये हाथी उड़ाने वाला, आप सुने होंगे महोदय, ये हाथी उड़ाने वाला जब जनता ने इनको उड़ा दिया तो अभी बौखला गए हैं लोग। सुनिए तो महोदय, तो आज इस राज्य का दुर्गति क्यों हुआ? तो सुनिए ना भाई, इस राज्य का दुर्गति क्यों हो रहा है?
महोदय, ये राज्य अलग हुआ है यहाँ के लोगों के लिए। माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के नेतृत्व में 32-35 साल तक आंदोलन होते रहा। तो सुनिए ना भैया, 32-35 साल तक आंदोलन हुआ। इस राज्य की लड़ाई में कितने लोग शहीद हुए हैं महोदय, कितने लोग शहीद हुए, तब इस राज्य मिला है। और ये श्रेय माननीय गुरुजी शिबू सोरेन को और माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी को श्रेय जाता है महोदय। इन्हें राज्य अलग हुआ, इसलिए राज्य अलग होना जरूरी था, क्योंकि बिहार के टाइम हम लोग साक्षात गवाह, बिहार के टाइम में बाढ़ के नाम पर और सुखाड़ के नाम पर सारा का सारा पैसा चला जाता था, झारखंड के लिए कुछ नहीं मिलता था। ये राज्य अलग हुआ है। सुनिए, जब आप प्रतिनिधि बन के आए हैं तो राज्य के लोगों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। नाटकबाजी करने से नहीं चलने वाला है महोदय। तो ये राज्य अलग हुआ है, सत्ता इनके हाथ में रहा। पूरा का पूरा झारखंड में आप सारे लोग जान रहे हैं, सबसे पहले यहां जो शेड्यूल एरिया 25 जिला में 13 जिला शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र में अलग से इसका स्पेशल कानून है, सीएनटी एक्ट है और एसपीटी एक्ट है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सीएनटी एक्ट रहते हुए यहां पर जमीन के धड़ल्ले से खरीद बिक्री हो रहा है, और एसपीटी एक्ट रहने के बाद भी धड़ल्ले से जमीन खरीद बिक्री। सुन लीजिए, सुनिए ना, सुनिए बिरिंची जी से सुनिए ना, क्या ये गलत बात भाई? क्या इसमें एसपीटी एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या सीएनटी एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है? आज ये अनुसूचित क्षेत्र है, ये रांची जिला ये अनुसूचित क्षेत्र है। लेकिन आज कहां चले जा रहे हैं रांची जिला के लोग? यहाँ के ट्राइबल कहां भाग रहे हैं? क्या विकास चाहते हैं आप? क्या विकास चाहते हैं? आज तक आप लोगों ने क्या किया? अभी सुनिए, अभी मुश्किल से सरकार बनी है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। लेकिन ये सरकार चली है, अच्छी बात है। कहावत है कि सिर मुड़ते ही ओले गिरने लगे, सिर मुड़ते ही ओले पड़े। महोदय, जब सरकार बनी, सुनिए ना बहुत, हम सही बात बोलेगा, बोले थे महोदय। ये सरकार बनी, दुर्भाग्य है इस देश के लिए कि यहाँ कोरोना पहुंच गया। सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल गठन हुआ, विधानसभा शुरू हुआ। 1 महीने का विधानसभा चलना था, 1 महीना भी नहीं चला। 10-15 दिन के अंदर विधानसभा को भी बंद कर देना पड़ा। कोरोना काल में हवाई जहाज बंद हो गया, रेलगाड़ी बंद, ऑफिस बंद, सारा चीज बंद हो गया महोदय। और किसी तरह से लोग अपना घर में दुबक के रहे। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा, हेमंत सोरेन ने जिस दिलेरी से जो काम किया यहाँ के प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए, चाहे वो स्पेशल ट्रेन से, चाहे बस करके, चाहे किसी भी तरह से लोगों प्रवासी मजदूर को लाया गया और सुरक्षित जगह में रखा गया, और उसके लिए सारा भोजन पानी का व्यवस्था हुआ। इसके लिए मैं हेमंत सोरेन को, पूरे झारखंड के लोगों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन महोदय, खास करके मैं दूसरा चीज जरूर कहूंगा, यहाँ पर हेमंत सोरेन प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, प्रयास कर रहे हैं। आप कितना उसको सफलता मिलेगी, धरातल पर उतरे। सुनिए ना, आपने, अब आप लोग माननीय सदस्य, जो फिर आप लोगों का बारी आएगा उधर से टोका टोकी करेगा तो फिर आप लोगों को तकलीफ लगेगा। सुनिए ना, अभी वक्त समय बोले दीजिए, उसके बाद आपको हम देंगे, सूचना में देंगे। बोलिए लवी जी बोलिए। जितना समय बर्बाद हो रहा है उतना समय हम लेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय बहुत बढ़िया वो बात को बोल रहे हैं, लेकिन दुख है कि सरकार में सीनियर लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। लोबिन दादा को बनाया गया, स्टीफन दादा को नहीं बनाया गया। हमको पता नहीं है, हम रहे मंत्री रहे, आपको चिंता इस बात की है भाई जी। आप बोले रविंद्र बाबू, चिंता नहीं होगी।
बोलिए हो गया महोदय महोदय अभी माननीय सदस्य, अरे भाई आप सुनिए ना, माननीय सदस्य महोदय अभी आसन की ओर देख कर बात सुनिए, आपने भाषण आसन की ओर देख कर दीजिए महोदय, अभी आप आसन की ओर मुखातिब होकर अपना बातों को रखे। माननीय सदस्य महोदय अभी आप देहात चले जाए, गांव चले जाए, अच्छा अरे कोई डिसिप्लिन है कि नहीं, फैक्ट्री वाला ऐसा देखिए, ऐसा करिएगा तो एक भी आदमी को आप लोगों को मैं नहीं बोलने दूंगा, ऐसा नहीं। इसलिए महोदय ये राज्य अलग हुआ है, गलत परिपथ, एक गलत साल दीजिए, आप देहात चले जाओ, गांव चले जाओ, पहाड़ चले जाओ, वहां का स्थिति देखो क्या स्थिति है, क्या बदला है या नहीं बदला है, और उसी के लिए राज्य अलग हुआ है। और ये एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट आप लोगों ने बिगाड़ के रख दिया, आप लोगों ने खुलेआम जमीन बिकोया और अभी भी बिक रहा है। मैं आपके माध्यम से बात है, ये सरकार को मैं संज्ञान देना चाहता हूं, अगर यहाँ जमीन रहेगा तो यहाँ का ट्राइबल रहेगा, जमीन रहेगा आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी रहेंगे, जमीन नहीं रहेगा तो एक दिन बीजे में भी देखने को नहीं मिलेगा कहाँ है आदिवासी। तो बड़ी मुश्किल है, विकास का काम तो होते रहेगा, वृद्धा पेंशन होते रहेगा, आवास बनते रहेगा, लेकिन जो यहाँ का जमीन है और एक्ट है, एक्ट हम अलग से एक्ट बनाना नहीं चाहते, हम अलग से एक एक्ट बनाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो एक्ट है उसका कड़ाई से पालन हो। आज कौन जिम्मेवार है, न यहाँ एक कमिश्नर जिम्मेवारी लेता है, न डीसी जिम्मेवारी लेता है, न एसडीओ जिम्मेवारी लेता है, न सीओ कोई लेता है। तो बहुत जब एक्ट है हम नहीं कहते, हमको अलग से एक्ट बना दो, जो यहाँ का एक्ट है उस एक्ट के अनुरूप। आज यहाँ पैसा एक्ट है और वो भी सेंट्रल एक्ट है, लेकिन यहाँ लागू नहीं है। क्यों? एक समाज का अपना सामाजिक व्यवस्था अलग है आदिवासियों का, लेकिन यह भी कुचला जा रहा है। तो महोदय मैं अलग से नहीं चाहता कि यहाँ एक्ट बने, बट ये एक्ट है, इसको सरकार सख्ती से लागू करे। मैं आग्रह करता हूं, विनम्र आग्रह करता हूं, और नहीं तो कतरा विकास आप कर ले, ये एक्ट अगर आप नहीं बचाएंगे यहाँ का एक भी आदिवासी मूलवासी नहीं बचेगा। महोदय जहां तक अस्थायित्व की बात है, आपने अस्थायित्व नहीं बनाया, बनाया किसके लिए? आरा, छपरा, बलिया, दरभंगा वालों के लिए आपने बनाया। और ये अस्थायित्व नीति सरकार को बनाना चाहिए। अगर सरकार अरे भैया, अरे सुनिए ना, सुनिए मैं बता रहा हूं, अगर सुनिए यही यहाँ का आदिवासी है, सीधो कानून, चांद, भारत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सुनिए आसन से खड़ा होने के साथ में लड़ाई लड़ा है, अपने आसन से खड़ा होने के पूर्व आसन से परमिशन लेना चाहिए। आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि परिपाटी भोगिएगा, फिर आप लोग भोगिएगा वाला नहीं है, आपका आचरण फिर आप ही बताएगा। नेतृत्व कर रहे हैं, परिपाटी को बने रहने दीजिए। बोलिए महोदय, यही मूलवासी, यही आदिवासी का वंशज है हम लोग महोदय। सीधो कानून, चांद, भारत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर के इस एक्ट को बनाया था। और आज यही एक्ट अगर नहीं होता और यहाँ के एक भी आदिवासी को गाछ के नीचे जमीन बैठने को नहीं मिलता महोदय, तो आज उन लोगों ने भी तीर चलाया था, बट बर्दाश्त करने का ताकत है यहाँ के एसटी-एससी को, यहाँ के गरीबी को, यहाँ के मूलवासी को। जब इन लोगों को सताया गया है, तब तक इन लोग लड़ाई लड़ा है, तब तक आंदोलन किया है, और अभी भी समय है, अभी भी समय है। ये पैसा एक्ट महोदय, पैसा एक्ट को नाम का पैसा एक्ट है, लेकिन ना उसका रेगुलेशन बना। अरे आप लोग क्या कर रहे थे? कोई नियमावली नहीं बना, कोई नियमावली नहीं बना, जिसके चलते आज पैसा एक्ट, जिसके चलते आप माननीय सदस्य कौन समझाएगा आप लोगों को? आप लोगों को कौन समझाएगा? आप लोग माननीय सदस्य हैं, आपको अपने समझदारी रखना चाहिए।
आप लोगों को अगर इतना टोका टोकी करना पड़े तो फिर दूसरे लोगों के साथ क्या तो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, सदन चल रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों का बात आ रहा है, प्रोसीडिंग में आ रहा है, सुंदर ढंग से बात आ रहा है, फिर एक आदमी को रोक रहे हैं, ये तो अच्छा परिपाटी नहीं है। बात है, एक मिनट उनका क्या सूचना है? एक मिनट हमारा ले रहे हैं, 15 मिनट में उसको एडजस्ट करेंगे महोदय। एक मिनट मेरी व्यवस्था बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ हैं, अगर वो आसन को देख के बोलेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं, वो हम लोग की तरफ देख के नहीं आसन को देख के बोल रहा है, आसन को देख के बोले कोई परेशानी। ठीक है, बैठिए। लविन बाबू, माननीय सदस्य लविन बाबू, अब आसन की ओर मुखातिब हो जाइए। महोदय, आखिर उनका कुर्सी जो टेबल है थोड़ा सा टेढ़ा है, इसीलिए थोड़ा उधर हो जाता है। ठीक, तो आप इधर आइए। चलिए महोदय, अभी यहाँ पंचायत चुनाव, अभी अनुसूचित क्षेत्र में जो पंचायत होगा और पंचायत चुनाव होने जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं इसका विरोध करता हूँ। आदिवासी का अपना सामाजिक संरचना कुछ अलग है और वहाँ पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर विकास के नाम पर वहाँ के प्रधान को, वहाँ के प्रगनेत को अगर पैसा दिया जाए तो स्वतः वो लोग अपना कमान संभाल लेंगे विकास का। महोदय, अभी शिक्षा को तो आप लोगों ने बर्बाद करके रखा था। सुनिए ना भाई, शिक्षा महोदय, अरे आप ऐसे करते तब नहीं हम उधर दिखते हैं, बड़ा मुश्किल बात है। महोदय, शिक्षा को तो इन लोगों ने बर्बाद करके रखा था। और महोदय, आज शिक्षा सबके लिए जरूरी है। आज जिसके घर में शिक्षा है वो आगे है, जिस समाज में शिक्षा है वो आगे है, जिस राज्य में शिक्षा है वह आगे है, और जिस देश में शिक्षा है वह आगे है। महोदय, शिक्षा के नाम पर जो इन्होंने जो लूट किया है महोदय, जितना लूट हुआ है, स्कूल को बर्बाद करके रख दिया। छोटे छोटे बच्चे को आने जाने में नजदीक में जो स्कूल था, उस स्कूल को ये लोगों ने बंद करके रख दिया। महोदय, अभी शिक्षा की ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल एरिया में शिक्षा की कमी है। निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है ये सरकार इस शिक्षा के दिशा में काम करेगी ताकि वहां के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। महोदय, खनिज संपदा इतना ऐसा राज पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। लूट तो हो रहा, आप लोगों ने कराया भी है, आप भी कराए हैं, अभी भी लूट हो रहा है। आप लोगों ने सबसे पहले शुरू किया, 15 साल में इतना लूट हुआ यार है, और अभी भी लूट हो रहा है। हम मानते हैं इस चीज को, वो भी अभी बरकरार है। महोदय, यहाँ कोयला है, तांबा है, अबरक है, यूरेनियम है, सारा चीज है। झारखंड में इतना पैसा है, लेकिन आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार वो पहाड़ में रहने वाले प्रिमिटिव ट्राइब्स, उसको बचाने के लिए रोना होती है। लेकिन आज खोजने से गांव नहीं मिलेगा। वहां पत्थर है, पत्थर में गाछ वृक्ष जितना है सब खत्म हो रहा है। पहाड़ जो हम लोगों को मिला है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, जिसके चलते पर्यावरण पर असर हो रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, निश्चित तौर पर कम से कम इसको बचाया जाए, इस पहाड़ को। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की लड़ाई, शिबू सोरेन की लड़ाई, जल जंगल जमीन की लड़ाई थी महोदय, और आज भी इसको बचाना है। नहीं बचाएंगे तो झारखंड में ये आदिवासी लोग, ये प्रिमिटिव ट्राइब्स लोग नहीं बच सकेगा। और यानी ये आखिर जमीन किस आधार पर बिक रहा है? यहाँ जमीन जो ले रहा है, जो आरा छपरा से लोग आकर के पूरे सड़क के किनारे 10 एकड़, 15 एकड़, 25 एकड़ जमीन घेर के रखा है, चाहे उसमें व्यवसाय करेगा या नहीं तो उसको 10 गुना दाम में बेचेगा। यही ट्राइबल का जमीन बिकेगा। लेकिन ये अनुसूचित क्षेत्र का जमीन, मैं सरकार से सवाल भी करता हूं और मांग भी करता हूं कि आप इसको कड़ाई से लागू करिए। बहुत जगह हमको डीसी बोला, नहीं, अपने से लोग खड़ा होकर बेचता है, अपने से लोग खड़ा होकर घर बनवाता है। मैं कहता हूं उसका भी रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि सड़क किनारे तंबू लगा करके हम देह व्यापार करेंगे, तो क्या आप उसको खरीदी करिएगा कि नहीं करिएगा? बड़ी मुश्किल। कोई बोलेगा कि भाई यहाँ अपने से बना रहे, आप उसको पूछेंगे, आप उसका दिखाओ तुम इतना पैसा कहां से लाया। आदिवासी के जमीन पर इतना बिल्डिंग, इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। अभी गांव खोजने से नहीं मिलेगा। गांव का नाम है,
पहले बार भी इसी सदन में हमने कहा था, अभी रांची में सिरमडोली, हेसा, गडरू, बहुत सारा ऐसा गांव नाम है, लेकिन उस गांव के लोग नहीं है। कौन खोजेगा उसको? अभी माइस के नाम पर कल हमारे पास धनबाद से लोग आए थे महोदय, वहां धनबाद में बिना कंपनसेशन दिए, बिना नौकरी दिए धड़ल्ले से वहां पर खनन चल रहा है और अभी तक 106 घर पूरा का पूरा दरार पड़ गया है। हमने कल डीसी को पूछा, बोला कि भाई देखूंगा जो आपके पास लोग गए हैं, और उसके तत्कालीन डीसी ने उन लोगों के पक्ष में आदेश भी दिया है, कमिश्नर ने भी उन लोगों के पक्ष में आदेश दिया है, और सारे के सारे गरीब लोगों को अभी वो लोग हाईकोर्ट दौड़ा रहा है। महोदय कैसे बचेगा लोग, कैसे बचेगा? आज मैं कहता हूं जहां जहां खनन का कार्य हो रहा है, कोई भी कंपनी हो, अगर कोयला कंपनी है, बॉक्साइट कंपनी है, लोहा कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, जो कहा वहां का जमीन का मालिक है उसको कंपनसेशन तो मिले, बट उसको शेयरदारी उसमें रहना चाहिए, तब यहाँ का आदिवासी बचेगा, और नहीं तो नहीं बचेगा। कोई शेयरदारी नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोग क्या कर रहे थे उतने दिन? गरीब लोग भाग रहा था जमीन से छोड़ करके, आप लोग देख रहे थे। सुनिए महोदय, अभी भी मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको आप निश्चित तौर पर जहां जहां खनन का काम चल रहा है, कोई भी माइन चल रहा है, चाहे कोयला का हो, चाहे अभ्रक का हो, चाहे लोहा का हो, चाहे अभ्रक यूरेनियम का हो, आदिवासी की जमीन एक तो कंपनसेशन नहीं, और कंपनसेशन भी मिल रहा है तो थोड़ा बहुत मिल करके लोगों को हटाया जा रहा है, विस्थापन भी नहीं हो रहा। अरे कहीं विस्थापन करो बढ़िया जगह में, और उसमें शेयरदारी होना चाहिए, नहीं तो। और महोदय, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।